चमत्कारी कालीन, तुम मुझे मेरे माँ और पिता के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतना बोलते ही कालीन हैरी को लेकर उड़ने लगती है और जंगल पहाड़ के ऊपर से उड़ते हुए एक बहुत ही तिलिस्मी महल के पास उतर जाती है। उस महल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र हो। वहाँ उतरकर हैरी कालीन को समेटकर अपने दूसरे पॉकेट में डाल लेता है और आगे बढ़ता है। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो बेटा, पर तुम कैसे इस तिलिस्मी महल के पास आ गए? ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाता। इस महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें जादुई दरवाजे लगे हुए हैं जो राक्षस लैज़रस के आदेश से ही खुलते हैं। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम्हें लज़ारस ने देख लिया तो वो तुम्हें भी मोम की मूर्ति बनाकर महल में कैद कर देगा या फिर जिंदा ही खा जाएगा। दादी माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? ऐसा है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप क्यों नहीं भाग जाती यहाँ से, जो मुझे कायरों की तरह भागने के लिए बोल रही हैं? बेटा, इस राक्षस ने मेरे बेटे को मोम की मूर्ति बनाकर इस महल में कैद कर दिया है और मुझसे अपना खाना बनवाता है। अगर इसे खाना पसंद ना आए तो बहुत मारता है। मैं अपने बेटे के लिए यहाँ रहती हूँ। न जाने कब मेरा बेटा मुझे जिंदा मिल जाए, वरना मैं कब की प्राण त्याग चुकी होती। मैं आपके बेटे से मिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। बड़े बड़े योद्धाओं को तो लज़ारस ने मोम की मूर्ति बनाकर महल में कैद कर दिया है। फिर तुम क्या बिगाड़ लोगे उसका? ये सब बातें मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। बोलो, मुझे क्या करना होगा? जब आप खाना बनाने के लिए महल के अंदर जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर जाना। बाकी बातें मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अपने बेटे को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। मैं महल के अंदर जा रही हूँ क्योंकि खाना बनाने का वक्त हो चुका है। तुम काफी होशियार रहना और लज़ारस को गलती से भी दिखाई मत देना। दोनों महल के मुख्य द्वार के पास जाते हैं तो दादी के स्पर्श करने से दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से महल काफी बड़ा और भयावह था। दादी माँ उसे एक मोम की मूर्ति को दिखलाकर बोलती है, यही है मेरा बेटा सैम। सैम के बगल में ही हैरी के पिता और चाचा की भी मोम की मूर्ति खड़ी थी। अब उसे सारी बातें समझते देर नहीं लगी और वह समझ गया कि उसकी माँ की भी मोम की मूर्ति वहीं होगी, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती। तुम्हारी माँ जिंदा है। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मैं जल्दी से खाना बना कर आती हूँ। तब तक तुम दोनों माँ बेटे बातें करो। उसके बाद हम महल से जल्द ही बाहर निकलेंगे। दादी माँ खाना बनाने चली जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे बातें करने लगते हैं और अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। ईवा ये भी बताती है कि लज़ारस उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसने उससे बोल रखा है कि अगले 15 दिन में अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं होगी तो वो उसे जान से मार देगा। माँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब ठीक कर दूंगा। लज़ारस का अंत समय आ गया है। खाना बनाने के बाद दादी माँ हैरी के पास आती है और उसे साथ लेकर महल के बाहर चली जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। बेटा, लज़ारस तुम्हारी माँ से अब तक शादी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अगर वो किसी भी औरत से जबरदस्ती शादी करता है तो ऐसा करने से उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो मर जाएगा। पर अगर तुम्हारी माँ 15 दिनों में शादी के लिए तैयार नहीं होगी तो वो उसे भी मोम की मूर्ति बना देगा। इससे पहले मैं उसका कत्ल कर दूंगा। लज़ारस का कत्ल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो बहुत शक्तिशाली है और उसके पास बहुत सी तिलिस्मी शक्तियाँ है जिसके बल पर उसने ये मायावी महल बना रखा है। वो जो चाहे कर सकता है। मुझे तुमको देखकर बहुत दया आती है। तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसीलिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा। दादी माँ, लज़ारस को मारने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। कोई भी धरती पर अमर नहीं हो सकता है। मुझे हर हालत में अपने परिवार को इस राक्षस के चंगुल से बचाना है। अगर लज़ारस को मारने की कोई तरकीब है तो मुझे बताओ। अगर ऐसी बात है तो सुनो। लज़ारस की मौत तब भी हो सकती है जब कोई भी इंसान उसके चट्टान जैसे शरीर को तलवार की एक ही वार में 2 हिस्सों में काट गिरा दे और उसके सर और पैर को कोई जंगली जानवर शीघ्रता से ही खा ले, वरना उसका कटा हुआ शरीर फिर से जुड़ जाएगा और वो फिर जिंदा हो जाएगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक आप मेरी माँ की रक्षा कीजिएगा। ठीक है, पर ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा।
हैरी अपने पॉकेट से कालीन निकालकर उसे बड़ा बनाता है और उस पर सवार होकर उसे शेर और शेरनी के पास चलने के लिए बोलता है। कालीन उसे लेकर शेर और शेरनी के पास आ जाता है। हैरी उन्हें सारी बातें बताता है। तब शेर और शेरनी उसके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों कालीन पर सवार होकर पुनः मायावी महल के बाहर दादी माँ के पास आ जाते हैं। दादी माँ, अब हमें समय नहीं गवाते हुए महल के अंदर प्रवेश करके अपने लक्ष्य को अंजाम देना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थोड़ी ही देर में लजोरस भी महल में आने ही वाला होगा। हमें उसके पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं योजना के अनुसार खाना बनाने चली जाऊंगी और तुम लोग महल में चुपके से रहना ताकि वो तुम्हें देख न पाए। दादी के साथ हैरी शेर और शेरनी को महल के दरवाजे तक ले जाता है। दादी के द्वारा दरवाजा स्पर्श करते ही महल का दरवाजा खुल जाता है और सभी महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके बाद दादी माँ खाना बनाने रसोई में चली जाती है और महल के मोम की मूर्ति वाले हॉल में हैरी शेर और शेरनी को छुपा देता है। माँ, मैं लौट आया हूँ और तुम सभी को जल्द ही आजाद करके ले चलूंगा। बेटा, तुम बहुत होशियार रहना। ये राक्षस बहुत ही दुष्ट और निर्दयी है। अगर तुम्हें देख लेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा माँ। अब मुझे ये अंगूठी पहन लेनी चाहिए जिससे मैं अदृश्य हो जाऊंगा। तुम कहाँ गए हैरी? मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। सब ठीक तो है ना? माँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर इस जादुई अंगूठी की माया से मुझे कोई भी नहीं देख सकता। यह जानकर ईवा बहुत खुश होती है। इतने में महल के मुख्य दरवाजे की खुलने की आवाज आती है और सभी सचेत हो जाते हैं। लजोरस सीधे ईवा के कमरे में प्रवेश करता है और उसके सामने गहने और जेवर पेश करता है। ईवा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर गहने जेवर लाया हूँ। इसे पहनकर तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। मैं थूकती हूँ तुम्हारे गहने और जेवर पर। मैं राजकुमार एस की पत्नी हूँ और उन्हीं की पत्नी रहूंगी। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो। मूर्ख औरत, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ तुम्हें बचाएगा? तुम्हारे पति और देवर को तो मैंने पहले ही मोम का पुतला बना दिया है। बेचारा मोम का पुतला मुझसे युद्ध करने चला था। याद रखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील कोए को खिला दूंगा। बुढ़िया, कहाँ है बुढ़िया? क्या हुक्म है लजोरस? बुढ़िया, तुम समझाती नहीं हो इस बेवकूफ औरत को। ये मेरे प्यार का मजाक बना रही है। इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। मैं अभी चाहूँ तो इसके चेहरे को बर्बाद करके बदसूरत बना सकता हूँ। इससे भी मोम की मूर्ति बना सकता हूँ। आप गुस्सा मत होइए, आज नहीं तो कल वो मान ही जाएगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। इतना कहकर लजोरस हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारी मोम की मूर्तियाँ रखी हुई थी। उसके साथ साथ हैरी भी वहाँ आ जाता है। ये मोम के पुतले राजकुमारी ईवा की रक्षा करेंगे। मैं अभी चाहूँ तो इन मोम के पुतलों में आग लगाकर इनका अस्तित्व ही समाप्त कर दूं। कायर, बुजदिल हैं ये, जो अपनी रक्षा तो कर नहीं पाए, वो तुम्हारी रक्षा क्या खाक करेंगे। तुम्हें तो एक ना एक दिन मेरा होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। ये सब सुनकर हैरी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने चमत्कारी तलवार को निकाल लेता है और तेजी से लजोरस की तरफ दौड़ते हुए तलवार से उसके शरीर पर जोर से प्रहार करता है, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। शरीर के जमीन पर गिरते ही बहुत फुर्ती के साथ शेर उसके सर को खाने लगता है और शेरनी उसके पैर को। लजोरस जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। थोड़ी देर में शेर और शेरनी लजोरस के सर और पैर को पूरी तरह से खा जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही सारी मोम की मूर्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और राजकुमारी ईवा के जंजीर भी अपने आप खुल जाते हैं। हैरी अपनी अंगूठी खोलकर जेब में रख लेता है और फिर वो सभी को दिखने लगता है। ईवा दौड़कर एस और हैरी के पास आ जाती है। आर्चर भी हैरी और अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सैम दौड़कर दादी माँ के गले से लिपट जाता है। हमें इस मायावी महल से जल्द बाहर निकल जाना चाहिए। ये कभी भी ध्वस्त हो सकती है। आप मुख्य दरवाजा खोलिए। दादी माँ दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और उसको स्पर्श करती है और दरवाजा खुल जाता है और सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी जोरों की आवाज आती है और लजोरस का महल मिट्टी में मिल जाता है और सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब हमें इस मायावी जगह को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए।
और कुछ इस तरह हैरी अपनी कालीन पर सभी लोगों के साथ सवार होकर आकाश में उड़ते हुए अपने राज्य की तरफ निकल पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर किया हुआ उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमें अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना वही शक्तियाँ हमारे विनाश का कारण बन जाती है और छल करने वालों का विनाश निश्चित है।